प्री सिक्योरिंग नेटवर्क्स। इसमें पार्ट वन है फायरवॉल। फायरवॉल क्या ज़रूरत होता है और ये आया कहाँ से फायरवॉल? तो देखो क्या होता है, कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज अलग अलग एक्सेस पॉइंट से देखे जाते हैं, एक्सेस किए जाते हैं यूज़र के द्वारा। तो और इंटरनल यूज़र भी एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट को भी। तो इंटरनेट क्या करता है, आउटसाइड वर्ल्ड को एक हमारे इंटरनल नेटवर्क में पहुंचने का एक मौका दे देता है। तो यहाँ पे हमें उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो जो फायरवॉल होता है वो ग्रुप ऑफ सिस्टम है जो कि कंट्रोल पॉलिसी को एनफोर्स करता है। ये लोकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये या तो हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी हो सकता है। ये जो टेक्निकल कंट्रोल्स है, फायरवॉल्स है या फिर उसके साथ जुड़े हुए जो टेक्निकल कंट्रोल्स है, यही हमारे फंडामेंटल सिक्योरिटी टूल्स बनते हैं। तो ये जो फायरवॉल है ये जो नेटवर्क का जो पेरीमीटर रहता है वहाँ पे लगाया जाता है, जो कि एंट्री पॉइंट कहलाया जाता है। तो एंट्री पॉइंट पे ये लगता है। फायरवॉल आखिर शब्द आया कहाँ से? तो जैसे पहले क्या होता था कि जैसे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो बीच में एक दीवार क्रिएट कर देते थे दो ट्रांसफार्मर के बीच में, ताकि अगर आग यहाँ पहुँचे तो दूसरी जगह में ना जा पाए। मतलब इस एंगल में देखें तो हम सबनेट, एक सबनेट को दूसरे सबनेट से बचाने के लिए नेटवर्क, सब नेटवर्क को ये फायरवॉल यूज़ किया जाता है। तो ये एक एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़्म का काम करता है फायरवॉल। सिक्योरिटी पॉलिसी को इन्फोर्स करवाता है कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योर्ड नेटवर्क में और अनसिक्योर्ड एनवायरनमेंट के बीच में। तो उसमें जैसा जैसा रूल डाला हुआ रहता है, रूल कॉन्फ़िगर किया हुआ रहता है, वो वैसे ही फ़िल्टर करते जाता है इनबाउंड ट्रैफ़िक को और आउटबाउंड ट्रैफ़िक को। तो यही बताता है कि कौन सा इनसाइड मशीन या एप्लीकेशन जो या सर्विस है जो आउटसाइड वाले एक्सेस करेंगे, या फिर कौन आउटसाइडर्स जो रहेगा वो परमिटेड रहेगा इंटरनल वाले को एक्सेस करने के लिए और क्या एक्सेस करने के लिए, और कौन सा विच आउटसाइड सर्विसेज, जो कौन सी ऐसी बाहर वाली सर्विसेज है जो इनसाइडर्स जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। इन जनरल जो डिज़ाइन गोल रहता है फायरवॉल का वो ये रहता है कि जो जो भी ट्रैफिक है इनसाइड से या आउटसाइड जाने के लिए, इनसाइड मतलब जो सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड के लिए या फिर अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड के लिए, तो वो सब की सब फायरवॉल से पास होना चाहिए। ऐसा ही हमारा डिज़ाइन होना चाहिए फायरवॉल का। और और जो हमारे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी रहेगी उसमें जो अथराइज ट्रैफिक है वो ही खाली अलाउड होना चाहिए पास करने के लिए। तो इसमें एक तो क्या हुआ कि जाना फायरवॉल से ही है, और फायरवॉल में भी जो बताया गया है जिन लोगों को जाने के लिए उन्हीं को ही बस जाना अलाउड होना चाहिए। तो ये हमारा आर्किटेक्चर रहना चाहिए इसका। अब फायरवॉल की फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या रहती है? तो पहला एक काम रहता है कि ये क्या करता है कि एक तो पैकेट्स को इंस्पेक्ट कर रहा है। तो जो भी पैकेट जो ट्रांसफ़र होते हैं उसको इंस्पेक्ट करता है, और जो कनेक्शन है उसको फ़िल्टर करता है बाय मॉनिटरिंग द कनेक्शंस। तो ये इसका मेन काम है। दूसरा है ऑथेंटिकेट एक्सेस। तो ठीक है, अगर फ़िल्टर भी ठीक नहीं, ये फ़िल्टर कनेक्शन भी फ़िल्टर कर लिया और इंस्पेक्ट पैकेट को भी इंस्पेक्ट कर लिया, बट अगर ऑथेंटिकेशन अगर नहीं हो पाता है तो उसके बाद ये कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन कैसे हो सकता है? या तो यूज़र नेम आईडी पासवर्ड वगैरह से करवा सकते हैं, या फिर पब्लिक कीज़ एंड सर्टिफिकेट्स पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, या फिर प्री शेयर्ड कीज़ जैसे कि अमंग होस्ट के भी आपस में जो की शेयरिंग हो जाती है उसके थ्रू, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक के थ्रू। दूसरा है एक्ट एज इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी का काम करता है कैसे? ये फायरवॉल जो है वो होस्ट के बिहाफ में एक प्रॉक्सी बन जाता है। इसके बाद प्रोटेक्ट, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। कैसे? ये क्या करता है कि एप्लीकेशन डाटा को भी पहचानने का इसके में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ रहता है कि पहचान लेता है। जैसे कि HTTP ट्रैफिक कौन सा है और HTTPS ट्रैफिक कौन सा है, या मैलिशियस HTTP ट्रैफिक कौन सा है, ये पहचान लेगा उसको, और फिर जो अच्छा वाला रहेगा उसी को ही अलाउ करेगा प्रोटेक्टेड सिस्टम में जाने के लिए। उसके बाद अगला है कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ इवेंट्स। मतलब ये लॉग्स वगैरह मेंटेन करके रखता है, साथ में इशू नोटिफिकेशन वगैरह भी इशू करता है जब भी इसको कुछ ख़राब होता हुआ दिखता है। तो अब एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या होती है फायरवॉल में? तो एक होती है सर्विस कंट्रोल। सर्विस कंट्रोल क्या करता है कि वो उसको पता रहता है कि कौन सी इंटरनेट सर्विसेज जो है वो उसको अलाउ करना है। तो वो कैसे फ़िल्टर करता है? आईपी एड्रेस या फिर टीसीपी पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेस उसको अलाउ करता है। जैसे कि पोर्ट नंबर जैसे HTTPS का 443 है,
और ऐसे ही HTTP का 80 है। तो अगर हमने बोल दें कि हमें सिर्फ HTTPS वाले चाहिए तो पोर्ट नंबर 443 वाली हमें अलाउ करना करेगा ये। उसके बाद है डायरेक्शन कंट्रोल। तो डायरेक्शन कंट्रोल क्या करेगा, जैसे इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक है उसको मेंटेन करता है। तो उसके लिए कैसे, अगर कोई हम बोल देंगे कि ये वाली जो सर्विसेज है ये इनबाउंड से ही आउटबाउंड ही जाएगी तभी अलाउ करना, तभी करेगा। उसके बाद है यूज़र कंट्रोल। तो कौन उसको अटेम्प्ट कर रहा है उस सर्विस को एक्सेस करने की। तो ये अगर हम पहले से उसको बता देंगे कि ये लिस्ट है सर्विसेज की और ये लिस्ट है उन सर्विसेज को यूज़ करने वाले यूज़र्स की, तो उससे वो देख के उन्हीं को ही बस अलाउ करेगा। उसके बाद है बिहेवियर कंट्रोल। तो ये क्या, बिहेवियरल कंट्रोल क्या करता है कि जो पर्टिकुलर सर्विसेज है वो कैसे यूज़ हो रही है उसको एक ट्रैक रखता है और उसके हिसाब से अलाउ करता है आगे। अगला है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ये क्या आती है, टेक्निक्स थी एक्सेस कंट्रोल की, कि 4 टेक्निक्स होती है, क्या, सर्विस, डायरेक्शन या यूज़र कंट्रोल या बिहेवियरल। अब जो कंट्रोल पॉलिसी है वो 2 प्रकार की पॉलिसीज़ हो सकती है। एक तो होती है जिसमें कि बोलते हैं कि सारे जो जितने भी कनेक्शन है सब मना कर देंगे पहले, फिर खाली गिनती के कुछ कुछ जो अच्छे वाले कनेक्शन होंगे उसको अलाउ करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट डिनाई परमिट सम, मतलब डिनाई ऑल एंड परमिट सम। अगला आता है अलाउ ऑल एंड डिनाई सम। दूसरा है कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, इसमें सबको अलाउ कर देते हैं पर गिनती की कुछ चीज़ें रहती है जिसको लिस्ट कर देते हैं जिसको हमें मना करना है। अब जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एक था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता था, जो प्राइवेट आईपीज़ रहते थे उसको पब्लिक आईपीज़ में कन्वर्ट करता था। तो ये फायरवॉल में ही आजकल आने लग गया है नेट जो है। तो ये आजकल स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस एनवायरनमेंट में भी काम आता है, जिसको हम सोहो बोलते हैं, तो उसमें भी काम आता है और एंटरप्राइज में भी काम आ रहा है। तो नेट में ही जो नेट जो फीचर है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, वो फायरवॉल में आ गया है। तो इससे क्या होता है कि फायरवॉल में ही 2 टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस मेंटेन होते हैं, इंटरनली और एक इंटरनली वाला और एक एक्सटर्नल नेटवर्क्स वाला। तो अब इससे कोई भी जो एक्सेस कर रहा है इंटरनल यूज़र जो आउटसाइड इंटरनेट को, तो उससे उसके थ्रू ही पास होके जाता है फिर। अब फायरवॉल के कितने 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक तो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल होता है, एक होस्ट बेस्ड और एक पर्सनल फायरवॉल होते हैं। तो ये नेटवर्क वाले 2 नेटवर्क के बीच में लगते हैं और उसी उसी से वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कौन सा ट्रैफिक जाना चाहिए। तो ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं पेरीमीटर राउटर में या मल्टी लेयर्ड स्विच में, या फिर डेडिकेटेड फायरवॉल भी हो सकता है ये। तो ये नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे इन लोग कंपेयर करते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स है, उससे देखते हैं कि किस टाइप का नेटवर्क या एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो सही है कि नहीं है, तो ये सब से इन लोग देखते हैं। जैसे ईमेल सर्वर में आने के लिए कोई रूल बना दिए कि इस टाइप के ईमेल आएंगे। दूसरे रहते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल्स। तो ये क्या होता है कि एक सिंगल होस्ट में ही रन करते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क जो एक्टिविटी है उसको होस्ट के अंदर ही। तो इससे क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड होस्ट है तो वो स्प्रेड मालवेयर को स्प्रेड करने से बच जाएगा। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करते हैं जैसे विंडोज 7 यूनिक्स वगैरह में। तो ये फ़िल्टर और रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लो ऑफ पैकेट्स को। तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट या तो ये सर्वर में भी किए जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो अगर नेटवर्क लेयर नहीं है, नेटवर्क का फायरवॉल नहीं है, तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं होस्ट बेस्ड, या तो डबल लेयरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेटवर्क में भी है और ये होस्ट में भी है। तो इससे क्या होगा, अगर नया कोई नेटवर्क में होस्ट को ऐड करेंगे, कंप्यूटर को ऐड करेंगे, तो वहाँ पे अलग से पूरे नेटवर्क फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी का ही एक पर्टिकुलरली एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल लगा रहेगा। तो अगला आता है पर्सनल फायरवॉल। पर्सनल फायरवॉल क्या करता है, या तो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन को प्रोटेक्ट करता है एंड इंटरनेट या एंटरप्राइज नेटवर्क से जो अदर साइड में रहती है। तो ये होम एनवायरनमेंट में भी फंक्शन कर सकते हैं या कॉर्पोरेट इंटरनेट्स वगैरह में भी यूज़ हो सकता है। तो ये पर्टिकुलरली एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल रहता है जो हम एंटीवायरस देखते हैं अपने कंप्यूटरों में। तो ये क्या करता है कि आउटबाउंड ट्रैफिक जो रहती है उसको भी और इनबाउंड ट्रैफिक को ये इंस्पेक्शन करता है। तो ये पर्सनल फायरवॉल क्या है कि इंस्पेक्शन में ये मान के चलता है कि जो आउटबाउंड ट्रैफिक है
उसको तो हमें परमिट करना है कि हाँ भाई हम जो भी वेबसाइट खोलेंगे तो वो यहाँ पे जब हम डाटा भेज रहे हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही हम डाटा मंगवा रहे हैं तो वहाँ पे फिर वो क्या करेगा, पहले इंस्पेक्ट करेगा कि कहीं उसके साथ वायरस तो नहीं आ गया, तो उसके बाद ही आने देगा। तो आजकल ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन आने लग गए हैं। तो अब मान लो अगर सोहो एनवायरनमेंट में अगर बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है तो ये राउटर में भी लगवा सकते हैं। उस टाइप के जो फायरवॉल आते हैं उसको पर्सनल फायरवॉल अप्लायंस बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो फायरवॉल में यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्यूअल होम्ड। ड्यूअल होम्ड मतलब दो गेट के साथ। तो दो गेट यहाँ पे क्या होता है कि दो इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं। एक होता है सिक्योर साइट के लिए और एक होता है अनसिक्योर साइट के लिए, तो उसको ड्यूअल होम बोला जाता है। उसके बाद आता है डीमिलिटराइज जोन, डीएमजी। तो ये क्या है, एक न्यूट्रल जोन होता है। ये गेटवे होता है पब्लिक इंटरनेट के लिए। जैसे कि मान लो कि एक स्पेसिफिक रूम का एक स्पेसिफिक एरिया है, वहीं पे ही अलाउ करते हैं लोगों को आने जाने के लिए, फिर वहाँ से पास होके फिर नेट सिक्योर जोन में आते हैं। तो डीएमजी में क्या रखा जाता है, नेटवर्क के एंगल से देखें तो ऐसे आईटी कंपोनेंट जहाँ पे पब्लिक एक्सेस होता है, जैसे मेल सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ रखी जाती है। उसके बाद आता है बेस्टियन होस्ट। तो ये बेस्टियन होस्ट क्या है कि एक प्रॉक्सी जैसा एक्ट करता है पोर्ट्स के लिए। देखो एक कंप्यूटर में घुसना है तो वो अगर दरवाजे से घुसेंगे, और दरवाजे देखें तो 65,535 दरवाजे हैं, यहाँ पर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स दरवाजे होते हैं, तो वो है। तो अगर हम इन पोर्ट्स को, इन दरवाज़ों को ही बंद कर दे और कुछ दरवाज़ों को ही खोले जहाँ से आया जाया जा सके, तो हम उसको देख सकते हैं कि मॉनिटर कर पाएंगे। तो जो बेस्टियन होस्ट है वो दो प्रकार से होता है। ये बेस्टियन होस्ट मतलब एक हार्डनिंग सिस्टम को बोला जाता है, हार्ड एंड सिस्टम को। तो इसमें क्या होता है, ये क्योंकि इंटरनेट से एक्सपोज होता है इसलिए मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है आउटर या आउटसाइड वर्ल्ड का, ये इंटरनल यूजर्स के द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं कि खाली कुछ एसेंशियल सर्विसेज है उसी को इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन करने के लिए। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करके रखते हैं कि एडिशनल ऑथेंटिकेशन लगना चाहिए यूज़र का एक्सेस ग्रांट करने से पहले, और स्पेसिफिक होस्ट को ही खाली एक्सेस मिलना चाहिए। इससे पर्टिकुलरली हम उसमें बता रखेंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे खोलने हैं हमें। जैसे कि अलग अलग पोर्ट्स जो होते हैं FTP के, HTTP के, अलग अलग उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे सारा ट्रैफिक जो रहता है उसका डिटेल लॉग भी मेंटेन किया जाता है। और ये इंडिपेंडेंट प्रॉक्सी, और भी दूसरी प्रॉक्सीज भी हो सकती है, पर ये उसके साथ भी काम कर लेता है। तो ये होता है बेस्टियन होस्ट। उसके बाद जो फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक आता है पहला, पैकेट फ़िल्टर राउटर फायरवॉल। तो ऐसे चार प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पैकेट फ़िल्टरिंग, एक हो गया स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एक है सर्किट लेवल गेटवेज, और लास्ट है एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। तो ये चार प्रकार के होते हैं फायरवॉल्स। तो ये जो पैकेट फ़िल्टरिंग राउटर फायरवॉल है, ये क्या करता है, ये लगाया जाता है स्क्रीनिंग राउटर में, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में। तो ये क्या करेगा, जितना भी हेडर है उसको एग्जामिन करता है। तो ये लगाया जाता है नेटवर्क लेयर में, जो कि इसको इंटरनेट लेयर बोल सकते हैं TCP/IP के हिसाब से, और नेटवर्क लेयर OSI मॉडल के हिसाब से। तो ये इस इंटरनेट लेयर में लगाया जाता है इस फायरवॉल को। ये हेडर को एग्जामिन करेगा। हेडर में क्या क्या आ जाता है कि किस टाइप का पैकेट है, TCP है, UDP है, ICMP IP है, IPsec है, तो किस टाइप का है ये। उसके बाद सोर्स का IP एड्रेस, सोर्स का पोर्ट नंबर, फिर डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, तो ये सारी चीज़ हेडर में आती है। तो ये क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल बना लेगा। और स्क्रीन एक्चुअल में जो राउटिंग टेबल है वो स्क्रीनिंग राउटर जो रहता है उसमें पहले से ही बना हुआ रहता है, जिसमें रूल स्पेसिफाई रहता है कि किस टाइप को आने देना है, किस टाइप को नहीं आने देना है। तो अगर वहाँ पे उसका जो अभी ट्रैफिक आ रहा है उसका मैच मिल जाता है उस टेबल में, तो वो उसमें देखेगा कि उसमें अलाउ कर रहा है कि डिसअलाउ, डिसअलाउ कर देगा, कर रहा है बोलेगा, तो उस पैकेट को वो ड्रॉप कर देगा। इसको हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रहता है वो तैयार रहता है राउटिंग टेबल में। तो इसका एडवांटेज तो ये है कि इससे स्पीडली और फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये। और इसका लिमिटेशन ये है कि अब देखिए कि हमें फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पूरी तैयार करनी पड़ती है, तो इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और इसमें एडवांस यूज़र ऑथेंटिकेशन स्कीम्स वगैरह भी नहीं होती है, और थोड़ा लॉगिंग की भी कम फैसिलिटी रहती है।
यूजुअली जो प्राइमरी फोकस रहता है इस टाइप के फायरवॉल का, ये वो यही है कि इनबाउंड जो ट्रैफिक है उसी को ही रोक लगाता है ये, जब जो कंप्यूटर से जा रहा है वो ट्रैफिक के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ये वहाँ पे ही बहुत ही अच्छा काम करता है जहाँ हाई स्पीड एनवायरनमेंट में जहाँ ज़रूरत है, वहाँ पे जहाँ पे लॉगिंग या यूज़र ऑथेंटिकेशन के और नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पैकेट फ़िल्टरिंग में क्या है कि कई प्रकार के अटैक भी हो सकते हैं। तो एक होता है आईपी एड्रेस स्पूफिंग अटैक। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे फेक आईपी टाइप्स आईपी एड्रेस का फेक वाला वर्जन बन जाता है। जैसे हम आईसी ऐसी वेबसाइट खोल रहे हैं बट वो कुछ और खुल रही है। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है, जैसे कि मान लो हमें एक टॉर ब्राउज़र होता है, वो डॉट ओनियन वेबसाइट्स वगैरह भी खुलती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम आईपी एड्रेस को फेक कर सकते हैं ताकि ये जो फायरवॉल है वो उसको बाईपास कर जाए। एक होता है सोर्स राउटिंग अटैक। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा एक रूट तैयार खोज लिया जाता है जिसमें कि वो फायरवॉल में ना हो वैसा वाला रूल, और तो ताकि वो जो पैकेट है वो बाईपास करके वहाँ पर पहुँच जाए। अगला है टाइनी फ्रैगमेंट अटैक। तो टाइनी फ्रैगमेंट वाले में क्या होता है कि हम उसको अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, उस पैकेट को और भी टुकड़ों में, और हम ऐसा सोच के भेजते हैं हम कि फायरवॉल तो पहला वाला कोई देखेगा बाकी को छोड़ देगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अटैकर सोच के ये वाला काम करता है। अब ये हमने देखा पैकेट फ़िल्टर। अब ये अगला है स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फायरवॉल। तो यहाँ पे देखो पैकेट को तो देख ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे क्या होता है एक सेशन चेक बन जाता है। मतलब पहले एक ट्रैक क्रिएट कर लिया जाता है, समझो एक कनेक्शन बना लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डायरेक्टरी बना लेते हैं लोग आउटबाउंड टीसीपी कनेक्शंस वगैरह की, जिसको हम स्टेट टेबल बोलते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है आगे चल के इनबाउंड ट्रैफिक और को वैलिडेट करने के लिए। तो इससे क्या है, अब एक और एक फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया बन गया इसमें स्टेट ऑफ द कनेक्शन, कि कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले चेक हो जाएगा यहाँ पे। अगला आता है सर्किट लेवल गेटवेज। इसको प्रॉक्सी फायरवॉल भी बोलते हैं। ये क्या करेगा कि अब ये टीसीपी जो जो कनेक्शन रहता है उसको दो हिस्सों में बांट देगा, एक एक यूज़र और उसके खुद के बीच में, और एक आउटसाइड होस्ट और उसके खुद के बीच में, ऐसे दो हिस्सों में बांट देगा। तो ये क्या होता है ओएसआई के सेशन लेयर में ही एग्जीक्यूट होता है। तो तो ये क्या करेगा, पहले कनेक्शन को वैलिडेट करेगा, उसके बाद ही डाटा को एक्सचेंज करता है। तो एक बार इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया फिर वो कंटेंट को नहीं देखेगा, फिर वो डाटा को पास कर देता है। तो ये देखें तो ये तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, क्योंकि ये जो प्राइवेट नेटवर्क है उसको तो हाइड कर रहा है, प्राइवेट नेटवर्क की कहाँ से एक्सेस हो रहा है, बट ये क्या इंडिविजुअल पैकेट को फिल्टर नहीं कर पाता है। तो ये एप्लीकेशन लेवल जो कंटेंट है उसको एग्जामिन नहीं कर पा रहा है, जैसे कि एचटीटीपी वाला है कि सर्विसेज किस टाइप की सर्विसेज है, तो उसको नहीं देख पा रहा है, वो सिर्फ कनेक्शन पे ध्यान रखता है। अगला आता है इसीलिए एप्लीकेशन लेवल गेटवे फायरवॉल। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये हेडर को भी देखेगा और कंटेंट को भी देखेगा। ये एप्लीकेशन लेयर जो होती है ओएसआई मॉडल की उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डन करने के लिए। इसको भी प्रॉक्सीज भी बोला जाता है एप्लीकेशन लेवल गेटवे को। ये है तो सर्किट लेवल जैसे ही, बट ये क्या है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। तो ये क्या क्या फंक्शंस कर सकता है, एक्सेस कंट्रोल फंक्शंस कर सकता है ये एप्लीकेशन लेवल गेटवे। तो ये बेस्ड ऑन कंटेंट एक्सेस कर सकता है कि किस टाइप के कंटेंट को आने देना है, क्या वो उस कंटेंट में कहीं कोई मालवेयर वगैरह तो नहीं आ गया है, वो देख लेता है। उसके बाद बेस्ड ऑन यूज़र ऑथेंटिकेशन के बेसिस में भी एक्सेस करने का देख लेता है ये। उसके बाद सोर्स नेटवर्क जोन कहाँ से आ रहा है, जैसे कई बड़ी कंपनीज में होता है ना, फेसबुक अगर सब बैन करके रखते हैं, तो ये सब हो कर सकते हैं। बेस्ड ऑन सोर्स एड्रेस के तो द्वारा भी हम इसमें बैन कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हुए, तो देखो क्या हो रहा है कि जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे और जो सर्किट लेवल गेटवे ये दोनों एक बेस्टियन होस्टिंग का काम कर रहे हैं। तो अगर कुछ ब्रेक इन होता है तो फायरवॉल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो होस्ट जो है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल गेटवे क्या है कि दोनों पैकेट लेवल फ़िल्टर और स्टेटफुल इंस्पेक्शन से दोनों से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना कि डिवाइस को। तो पैकेट और स्टेटफुल वाले जो क्या करते हैं कि वो डिवाइस को
ऑथेंटिकेट करती है, ना कि इंडिविजुअल को नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे ऑडिटिंग और लॉगिंग फंक्शंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है ये, और कंप्लीट कंट्रोल दे रहा है टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। वैसे ही इसकी लिमिटेशंस भी है कि इसका जो प्रोसेस है बहुत ही इंटेंसिव है, तो इसमें परफॉर्मेंस इश्यूज वगैरह कुछ आ सकते हैं, और कुछ बग्स वगैरह भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उससे वल्नरेबल है ये। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फायरवॉल। तो आर्किटेक्चर कैसा हो सकता है, तो 4 प्रकार के आर्किटेक्चर हो सकता है। एक तो पैकेट फिल्टरिंग राउटर, एक स्क्रीन होस्ट फायरवॉल्स, एक ड्यूअल होम फायरवॉल और स्क्रीन्ड सबनेट फायरवॉल, डीएमसी। सबसे आसान तो है पैकेट फिल्टरिंग राउटर। तो ये क्या है कि सीधा इंटरनेट जहाँ से एक्सेस होता है तो वहाँ पे उसके पैरामीटर में ही लगा दिया जाएगा, और फिर जो भी रूल्स रहेगा उसके हिसाब से ये फिल्टर करेगा पैकेट्स को। दूसरा होता है सिंगल होम्ड फायर। तो सिंगल होम्ड फायरवॉल में क्या होता है, ये कंबाइन करता है पैकेट फिल्टरिंग राउटर को, और साथ में एक डेडिकेटेड फायरवॉल देता है, बेस्टियन होस्ट देता है, जो कि एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्वर का काम करता है। इससे क्या हुआ, जैसे पहले पैकेट फ़िल्टर राउटर के पास गया डाटा, तो क्या है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा ही हो गया, फिर सिक्योरिटी गार्ड उसको सिक्योरिटी रूम में भेजेगा, जो कि है प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे बेस्टियन होस्ट। तो इसे डबल लेयर सिक्योरिटी मिल जाती है, और जो बेस्टियन होस्ट है, सिक्योरिटी रूम है, उसका काम भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेन काम जो है वो आधा काम जो है सिक्योरिटी गार्ड कर ले रहा है। तो यहाँ पे जो बेस्टियन होस्ट है, तो वो यहाँ पे एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ रहता है। तो ये क्योंकि सिंगल होम्ड है, अगर ड्यूअल होम्ड होता है तो 2 लगा रहता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होएगा कि जो भी एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल रहेगा वो यहाँ पे परफॉर्म होता है, एग्जामिन करा जाता है यहाँ पे, और जो भी प्रॉक्सी सर्विसेज है वो परफॉर्म की जाती है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हुए कि देखो, चेक सिक्योरिटी ज़्यादा मिल गई, पैकेट फ़िल्टरिंग राउटर और 2-2 लेयर, क्योंकि 2-2 चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। इससे क्या हुआ कि पैकेट लेवल भी मॉनिटरिंग हो रही है और एप्लीकेशन लेवल भी फ़िल्टरिंग हो रही है, तो बहुत लेवल पे हो रही है। और जो इंट्रूडर है उसको भी 2 सेपरेट सिस्टम से पास होके जाना पड़ेगा, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसका लिमिटेशन ये है कि भाई अगर पैकेट फ़िल्टरिंग राउटर अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो पूरा दिक्कत ही खाता, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें। क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर सिक्योरिटी गार्ड ही अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो सिक्योरिटी रूम में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद आता है ड्यूअल होम्ड होस्ट फायरवॉल्स। तो इसमें क्या हुआ, जैसे उसमें एक एनआईसी कार्ड लगा था, यहाँ पे 2 लगे हुए रहेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये क्या है, जो ये प्रॉब्लम हो रही थी, अगर सिक्योरिटी गार्ड पैकेट फिल्टरिंग राउटर से छूट जाता है तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि अब 2-2 एनआईसी कार्ड लगे हैं, तो दोनों साइड से इसका प्रोटेक्शन मिलेगा। इससे क्या होगा कि कोई कैसा भी ट्रैफिक हो उसको बेस्टियन होस्ट से ही, सिक्योरिटी रूम से ही होके ही जाना पड़ेगा। अगला है स्क्रीन सबनेट फायरवॉल। ये सबसे सिक्योर्ड माना जाता है। इसमें 2 पैकेट फिल्टरिंग राउटर रहते हैं और बीच में एक बेस्टियन होस्ट रहता है। तो इसमें कैसा हो गया, अगर कोई मान लो आउटसाइड इंटरनेट का कोई ट्रैफिक आ रहा है, तो वो पहले आउटसाइड राउटर से के पास जाएगा, जो कि पैकेट फिल्टरिंग राउटर के पास, फिर वहाँ से जाता है बेस्टियन होस्ट। वेस्टर्न होस्ट में भी 2 एरिया रहेंगे, एक डीएमजेड एरिया रहेगा और एक नॉन मिलिट्राइज जोन रहेगा, एक डीमिलिट्राइज। तो डीमिलिट्राइज जोन वो रहेगा जो जिसका बाहरी दुनिया से कांटेक्ट होएगा, बाकी का नहीं रहता, बाकी दुनिया से कांटेक्ट डायरेक्ट, मतलब इंटरनेट कांटेक्ट नहीं हो पाएगा बाकी जो सेफ जोन है उसमें। फिर यहाँ से फिर एक पैकेट फिल्टरिंग राउटर लगे रहता है सिक्योर नेटवर्क के बीच में। इस तरीके से 2 रहते हैं। जैसे इसमें एक बैंक को इमेजिन कर सकते हैं, बैंक में जैसे कि अगर कस्टमर को अगर वॉल्ट एक्सेस करना है तो बेस्टियन होस्ट तक जाएगा वो, पर अगर क्या कस्टमर को खाली अकाउंट्स अगर एक्सेस करना है तो डीएमजी एरिया तक ही बस वो जाएगा और उसको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो ये डीएमजी है समझ लो कि ये अलग ही एक नेटवर्क है। तो बेस्टियन होस्ट एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया और डीएमजी एक अदर आउटर नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर भी लगा रहता है डीएमजी में, जो कि कन्वर्ट करते रहता है जो का नेटवर्क के जो आईपी एड्रेस है उसको प्राइवेट और पब्लिक में। इसमें क्या हो रहा है कि अगर पहले ही पैकेट फिल्टरिंग राउटर बाहर लगा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं आता है डीएमजी को, उसको ड्यूअल होम्ड होने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे एनआईसी कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, अलग से डीएमजी एरिया बन गया है क्योंकि आई वहाँ पे रहा सारा ट्रैफिक।
तो जो आउटर राउटर है जो मतलब पैकेट फिल्टरिंग राउटर लगा हुआ है बाहर साइड में, तो वो क्या करता है कि सिर्फ जो नेट डीएमजी एरिया है उसी को बताता है कि वो इंटरनेट के लिए है, प्राइवेट को आने ही नहीं देता है। और जो प्राइवेट राउटर है जो अंदर साइड लगा हुआ है पैकेट फिल्टरिंग राउटर, वो बताता है कि डीएमजी से नहीं आ रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट से आ रहा है। तो एज अ प्रॉक्सी उसको काम करके बताता है, जो काम का रहता है फिल्टर, फिर उसी को ही अंदर इंटरनल जो हमारा सिक्योर नेटवर्क है उसमें आने देगा। अब लिमिटेशन क्या है फायरवॉल के? तो फायरवॉल क्या है कि यूज़र को नहीं रोक सकता, जो मॉडल के साथ जो डायलिंग इनटू या आउट बाहर इंटरनल नेटवर्क के अंदर बाहर जो जा रहे हैं उनको नहीं रोक सकता, जो बाईपास कर जा रहे हैं। और क्या है, पासवर्ड पॉलिसी इन्फोर्स नहीं कर सकता। और टेक्निकल जो सिक्योरिटी रिस्क है नॉन टेक्निकल, जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग, ये सब नहीं रोक सकता। इंटरनल यूज़र को एक्सेसिंग के लिए से नहीं रोक सकता मैलिशियस कोड के साथ अगर कर रहा है तो। हार्ड एंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ये। उसके बाद कंप्लीट प्रोटेक्शन वो वायरस से नहीं देता, वो तो जो अपनी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ उसके बाद जो वायरसेस की उसी से बस दे सकता है। और मॉनिटरिंग भी जो है वो इनएडिक्वेट रहती है, जो अलर्ट्स जो देता है वो। उसके बाद फायरवॉल के टाइप्स, तो यहाँ पे टाइप्स देखते हैं कि या तो वो स्टैंडअलोन अप्लायंस सिस्टम हो सकता है और या तो फिर वो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। तो दो प्रकार के होते हैं कि अप्लायंस बेस्ड फायरवॉल और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। अप्लायंस बेस्ड फायरवॉल मतलब कि वो फर्मवेयर जैसे एम्बेडेड रहता है, जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर रहता है उसके जैसे उसमें इंस्टॉल्ड रहता है, ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। पर ये जो फायरवॉल ये तो फास्ट तो रहता है, बट इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत फास्ट है, और जैसे कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम अगर में। बट अगर इसका जो स्केलेबिलिटी इशू है वो आ जाती है, क्योंकि इसको अगर कुछ बढ़ाना है तो अंदर ही फर्मवेयर को अपडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल रहते हैं, ये टॉप कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से रहते हैं, स्केलेबिलिटी के साथ बढ़िया रहते हैं कि अगर कुछ भी नया वायरस आया तो इसमें उसका अपडेट कर सकते हैं उसके लिस्ट को। उसके बाद आते हैं यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। तो ये क्या है, ये एक ऑल इंक्लूसिव सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। ये मल्टीपल सिक्योरिटी फंक्शंस एक साथ सिंगल अप्लायंस में चलाते हैं, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बढ़ा देता है। तो ये क्या है, एक सिंगल डिवाइस है जो कि मल्टीपल लेयर्स में प्रोटेक्शन लगा रहता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, और सिंगल सेंट्रलाइज्ड कंसोल रहता है जो सारी सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और मॉनिटर को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, जैसे फायरवॉल तो रहते ही है, इसमें स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन वाला फायरवॉल लगा रहता है, और फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इनेबल से सिक्योर रिमोट एक्सेस भी देता है। गेटवे एंटीवायरस रहता है, गेटवे एंटीवायरस के लिए तो क्या है कि मैलिशियस पेलोड्स को रोकता है, अनसॉल्टेड मैसेजेस को रोकता है, गेटवे एंटी स्पैम भी है, इंट्रूजन पे प्रिवेंशन भी है, इंट्रूजन्स वगैरह ब्लॉक करता है, कंटेंट फिल्टरिंग है, क्वेश्चनेबल वेबसाइट वगैरह को देखता है, बताता है। उसके बाद बैंडविड्थ मैनेजमेंट भी करता है, अप्लायंस एप्लीकेशन कंट्रोल भी करवाता है, और सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग भी रहता है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस ये कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है, जो इंस्टॉलेशन है वो भी ईजियर है, और मेंटेनेंस और वेंडर इशूज वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि एक ही जन से बात करनी है ना कि अलग अलग वेंडर से। और प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर पे काम करता है ये। इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, हमें सब समझ में आ सकता है इसमें, और टेक्निकल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है अगर नेटवर्क ट्रैफिक के लिए, क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है। और जब इसको डिप्लॉय करते हैं तब इसमें जो इम्पैक्ट है, जो इसका इम्पैक्ट आ सकता है लेटेंसी और बैंडविड्थ पे, क्योंकि थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर हो गया तो इससे बाकी सिस्टम्स में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। उसके बाद फायरवॉल लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में इसमें 5 फेज़ होते हैं फायरवॉल के। पहले रहता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, जो एक फायरवॉल में सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की एक सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए नेटवर्क की। और ये अब दूसरा स्टेप होता है, ये जो पॉलिसी है ये अब मेंटेन होनी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए फ्रिक्वेंटली। फिर ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी तो हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से तीसरा स्टेप ये होता है कि फायरवॉल पॉलिसी बननी चाहिए। ठीक है, एक पहले वाली नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर वो मेंटेन और अपडेटेड रही, फिर तीसरे में वो फायरवॉल पॉलिसी बननी चाहिए उस नेटवर्क पॉलिसी से। और ये जो फायरवॉल पॉलिसी बनी वो बननी चाहिए रूल बेस्ड लेस
रूल के हिसाब से, रूल के ऊपर हिसाब से बेस्ड होनी चाहिए, और एरर प्रोन से थोड़ा कम लेस एरर प्रोन रहनी चाहिए। उसके बाद ये प्रॉपर्ली मैप्ड रहेगी एप्लीकेशंस वगैरह से, सारा कुछ जो रूल्स वगैरह है वो। और पांचवा ये है कि लास्ट की जो सॉल्यूशन है सिलेक्शन का या इम्प्लीमेंटेशन का, कॉन्फ़िगरेशन, पैच मैनेजमेंट का, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो फाइनली ये पाँच रहता है, पर ये जो प्रोसेस है ये इटरेटिव प्रोसेस है, ये बार बार चेंजेस जो है वो इफेक्ट में आते रहते हैं इसमें, सिचुएशन को देख देख के। उसके बाद आता है बेस लाइन कन्फिग्रेशन फॉर फायरवॉल। कैसा बेस लाइन कन्फिग्रेशन कैसा रहना चाहिए फायरवॉल के लिए? तो फायरवॉल लगाने से पहले एक हमें रिस्क असेसमेंट कर लेना चाहिए और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेना चाहिए कि क्या नेटवर्क में कौन सा फायरवॉल लगना चाहिए, और हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए क्या क्या नेटवर्क एप्लीकेशंस है और हमें क्या क्या मेथड इसमें लगा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पॉलिसी तो ये मानी जाती है कि सारे ट्रैफिक को रोक दो और खाली जो स्पेसिफाइड परमिट करो जो कि अच्छे अच्छे ट्रैफिक हो उसको। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में ये रिमोट यूज़र्स के लिए ये बोल सकती है कि तुम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करो, और जो फायरवॉल है वो हमेशा कॉन्फ़िगर्ड होते रहना चाहिए। तो ये तो था फायरवॉल का चैप्टर।